हाँ जी, कौन हाँ, हेलो बेटा। तो आज का अपन आगे का 1 घंटे का लिटरेचर चालू रखते हैं। 1 घंटा चैप्टर सोल्यूशन पे हो चुका है। 1 घंटा और हमको रिकॉर्ड करना है। 2 घंटे में बस चैप्टर खत्म करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो कल मैंने आपको जो लास्ट चीज पढ़ाई थी वो पढ़ाया था आपको मैंने, दैट वाज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ मैंने कल आप लोग को पढ़ाया था। नमस्ते बेटा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे, आप लोग को याद होंगे। और वो जो फॉर्मूले थे वॉल्यूम स्ट्रेंथ के, वो था कि मोलैरिटी बराबर वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है? एनटीपी एसटीपी पर 1 लीटर सोल्यूशन H2O2 का कितना लीटर O2 गैस का इवॉल्व करता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसी प्रकार नॉर्मेलिटी का यहाँ पर फॉर्मूला आया था वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6। इसी प्रकार आपको फॉर्मूला मैंने बताया था स्ट्रेंथ का, दैट वाज W बाई V was equal to वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6 into 17 and last W by V परसेंटेज बताया था and that was V by 5.6 into 17 by 10 where V was volume strength। ठीक है बेटा। अब अलग अलग तरीके से आपको इस पे सवाल एग्जामिनर दे सकता है। हो सकता है मोलैरिटी दे दे किसी सोल्यूशन की, हो सकता है वो आपको बता दे कि ये 0.5 m H2O2 सोल्यूशन है मौजूद, बताओ वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा। ये वाला फॉर्मूला लगा देना इंटू 11.2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 5.6 हो जाएगी। या वो पूछ सकता है कि 1 लीटर H2O2 कितना
O2 इवॉल्व करेगा तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता ही 1 लीटर H2O2 कितना वॉल्यूम O2 का इवॉल्व कर रहा है एसटीपी पर, तो उस समय आंसर 5.6 हो जाएगा, ठीक है ना। मोलैरिटी देके डायरेक्ट वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ ले, या ऐसे क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले कि कितना लीटर O2 का इवॉल्व किया जाएगा 1 लीटर सोल्यूशन द्वारा, ठीक है ना। तो घुमा फिरा के जैसे चाहे एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी चीजें एग्जामिनर आपके साथ में यहाँ पे मतलब क्वेश्चंस को कर सकता है। दो सोल्यूशन को आपस में मिक्स कर दे, मान लो ये एक सोल्यूशन है और ये एक सोल्यूशन है, ऐसे दो सोल्यूशंस को आपस में मिक्स कर दिया, उसने बोल दिया इस सोल्यूशन की मोलैरिटी, एक सेकंड में इसको म्यूट कर दूं। हाँ, तो वो ये भी कर सकता है कि दो सोल्यूशन को आपस में मिक्स कर दे, इसकी मोलैरिटी बोल दिया 2 है और इसकी मोलैरिटी बोल दिया 4 है, इसका वॉल्यूम V है, इसका V है, इन दोनों को मिक्स कर दिया, बताओ नया वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा। तो आप फाइनल मोलैरिटी निकाल लेना, M1V1 प्लस M2V2 बराबर M3V3। फाइनल मोलैरिटी जो आ जाएगी उससे 11.2 को मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल बिकम इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो हर एक तरीके से एग्जामिनर आपको यहाँ पे चेक कर सकता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ के सवाल को लेकर के, ठीक है बेटा। डेफिनेशन सबको क्लियर थी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियर कर दी थी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ, ठीक। हैंडी लॉ भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। आज मेरे को जो है आपको वेपर प्रेशर से चालू करना है और ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। लेट अस बिगिन फ्रॉम द टर्म कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। यहाँ से एक्चुअल सेंस में चैप्टर चालू होता है नॉर्मली। चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस टर्म कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। सो क्या चीज है वेपर प्रेशर? सबसे पहले बेटा, यदि हम किसी लिक्विड को ले लें और उसको ऐसे ही खुला हुआ छोड़ दें, तो जो भी वेपर का प्रेशर बनेगा जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा उसको बोलते हैं, सॉरी खुला हुआ नहीं छोड़ दें, एक क्लोज कंटेनर में रखें और वेपराइज होना चालू होगा, मतलब कुछ कुछ वेपर बनेंगे, क्योंकि आइडियली वेपर हर टेम्परेचर में बनता है। कई बार हमको ना चाहते हुए भी बात दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ जाती है कि वेपर बनता 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ऐसा कुछ भी नहीं, हर टेम्परेचर पर वेपर बनता है, ठीक है। तो एक आपने वेपर प्रेशर होता क्या है पहली बात ये देखिए। अच्छा, जब तक मैं मिटा रहा हूँ आपको बता दूं, जिस समय बॉइलिंग पॉइंट आता है उस समय लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसके आधार पर कई बार सवाल पूछा जाता है। वो आपको पी टोटल नहीं देता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन नहीं देता है, बोलता है बॉइलिंग पॉइंट था, तो उस समय पी टोटल की वैल्यू 760 mmHg हो जाती है, ठीक है बेटा। वो प्रेशर जिस पर की बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स, जिस पर की वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अब मैं मिटा चुका हूं इसको, तो अब मैं वेपर प्रेशर की बात कर सकता हूं, है ना। वेपर प्रेशर, कोई भी आपने लिक्विड लिया, इसको इसमें रखा, अब ये अपना वेपर्स बनाएगा और जब वेपर बनेंगे तो ऊपर जाएगा, है ना, वेपर बन के ऊपर जाएगा। लेकिन जब पहली बार ऊपर जाता है तब वेपर प्रेशर डिफाइन नहीं होता, ये ऊपर जाएगा और नीचे भी आएगा। एक समय वो आएगा जब ऊपर जाने वाले मॉलिक्यूल और कंडेंस होने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बराबर हो जाएगी। वो समय होगा जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। उस समय जो प्रेशर ये गैस के मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस पे लगा रहे हो उसको हम वेपर प्रेशर कहेंगे। तो ये थी डेफिनेशन वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर कब डिफाइन होता है? जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, नॉट बिफोर दैट, ठीक। किस टेम्परेचर पे डिफाइन होता है? सारे टेम्परेचर पे डिफाइन होता है वेपर प्रेशर। कोई एक निश्चित टेम्परेचर नहीं है जिसपे सिर्फ वेपर, उस एक निश्चित टेम्परेचर का निश्चित वेपर प्रेशर होता है। ये बात सही है, यदि आप तापमान बढ़ाओगे तो वेपर का प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर इसके अलावा लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, किस टाइप का लिक्विड है, उनमें इंटरेक्टिव फोर्सेस कैसे, यदि इंटरेक्टिव फोर्सेस कम होंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इंटरेक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्टिव फोर्सेस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कम हो जाते हैं, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में ज्यादा रहते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का ज्यादा होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल का कम होता है। तो वेपर प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड करता है, मेनली टेम्परेचर एंड द टाइप ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं जाना चाहूंगा। अब मैं आपको डिफाइन करता हूँ वेपर प्रेशर डिफाइन करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। पहला, एक राउट लॉ से अपन डिफाइन कर देते हैं वेपर प्रेशर, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि हमने दो चीजें मिक्स करी हुई हैं, है ना, दो चीजें हमने मिक्स करी हुई हैं, दो लिक्विड मिक्स करी हुई है ना, फॉर लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, है ना, फॉर लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। क्योंकि आपको ये रिवीजन लेक्चर है तो इसलिए मैं बिल्कुल बिल्कुल एकदम छोटी छोटी बातों को, मतलब बहुत ज्यादा जो एलिमेंट्री चीजें आपको आती है उनको एलिमिनेट कर रहा हूँ,
तो राउट लॉ वेपर प्रेशर फॉर अ मिक्सिब फॉर टू लिक्विड्स व्हिच आर मिक्सेबल विद ईच अदर, है ना, उनके लिए यदि वेपर प्रेशर डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? मिक्सेबल लिक्विड के लिए जो कि मिक्सेबल है, नॉन मिक्सेबल के लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं, हालांकि वो एग्जाम में नहीं आएगा, मिक्सेबल के लिए आएगा, लिक्विड लिक्विड वेपर प्रेशर कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए हम बोलते हैं पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब ये वाली बात सब लोग को पता है, इसके आधार पर खूब क्वेश्चन बन जाते हैं। दो लिक्विड देता है, बोलता है इसका प्योर प्रेशर 90 mmHg है और इसका प्योर प्रेशर जो है वो बोल देगा 100 mmHg है, करेक्ट है। और फिर बोल देगा दोनों को मिक्स किया गया है और दोनों को मिक्स करके ए के जो मोल थे वो 3 थे मिक्सचर में और बी के जो मोल थे वो 5 थे मिक्सचर में। बताओ पी टोटल कितना होगा? दुनिया जानती है कि निकाल सकती है दुनिया। तो वो आप इसका मान लो 3 मोल था तो 3/8 हो जाएगा, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, इनटू इसका प्रेशर ए का वो 90 है, प्लस ये हो जाएगा 5/8 इनटू इसका प्रेशर जो कि 100 हो गया। जो गणित आ जाए वो इसका टोटल प्रेशर हो जाएगा जब इन दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्स कर करके एक कंटेनर में रखेंगे। आई होप सो ये गणित सबको आता हुआ है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को मिक्स किया और मिक्स करके एक कंटेनर के अंदर रख दिया, दोनों के मोल डिफाइन कर दिए, ए का मोल बोल दिया 3 मोल है, बी का मोल बोल दिया 5 मोल है, बताओ वेपर प्रेशर कितना होगा। आई सपोज दैट सब लोगों को ये गणित आता है। अब इसी गणित को आगे बढ़ाऊं तो पी टोटल बराबर कोई बोल सकता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट 1 माइनस एक्स से बोला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है तो 1 माइनस एक्स से बोला जा सकता है। तो इसी के लिए इक्वेशन आ जाएगी पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। अब आप चाहो तो पी बी नॉट को बाहर निकाल लो और पी बी नॉट को बाहर निकाल करके इधर एक्स ए कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इज इक्वल्स टू पी टोटल। इसके आधार पे भी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में टपक सकता है कि वो आपको एक क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा पी टोटल बराबर था 200 बराबर 115 प्लस कुछ दे दिया उसने इधर, प्लस मान लो इसकी वैल्यू कुछ कुछ अपनी तरफ से दे दिया, क्या इसकी वैल्यू अपने तरफ से दे दिया कुछ तो भी 115 और इधर दे बोल दिया 0.5 पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट और समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। और बोल दिया कि क्या, या फिर यहाँ पर कुछ तो भी दे दिया, मतलब पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट भी दे सकता है, कुछ इक्वेशन भी बना सकता है और आपसे पूछ ले कि बताओ पी बी नॉट की वैल्यू कितनी है। आई सपोज दैट आप आसानी से बता सकते हो, सॉरी पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है तो आप कंपेयर करके बता सकते हो। जरूरी नहीं मैंने जो वैल्यूज दी हैं वो मैथमेटिकली सही हो, कहीं ऐसा ना हो किसी का वेपर प्रेशर नेगेटिव में आ जाए क्योंकि मैंने अपने मन से दिए, पर ऐसा सवाल बन सकता है। और जब वहां पर ये बोल देगा वेयर, या फिर इधर जो है कुछ गणित दे सकता है, इधर ऐसा कर दे, वो यूं भी कर सकता है, इधर कर सकता है x 90 है ना, और आपसे बोल दे कि वेयर x इज मोल फ्रैक्शन ऑफ a, बताओ कि पी ए नॉट और पी बी नॉट क्या होगा, क्या आप बता सकते हो बेटा? जब वो इसको a बोल देगा तो ये वाली इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, यदि इसको b बोल देगा तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलो बेटा सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये मैथमेटिकली गलत हो सकता है, ये मैथमेटिकली गलत हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने उसको अभी अपनी तरफ से चेक नहीं किया है कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है। अच्छा, और इक्वेशंस क्या क्या बन सकती थी यहाँ पे? क्या सिर्फ यही इक्वेशन बन सकती है? एक इक्वेशन और बन सकती है। मैं क्या इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, फालतू का मैथमेटिकल जार्गन है। मैं यहाँ पे एक्स ए कर देता, अंदर पी बी नॉट कर देता, माइनस पी ए कर देता। क्या सबको बात समझ में आ रही? यही वाली तो इक्वेशन है, कोई अलग तो इक्वेशन है नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा एग्जामिनर क्या कर सकता है, जैसे कि मैंने क्या किया था, जैसे कि मैंने एक्स बी हटा दिया था, एग्जामिनर चाहे तो क्या हटा सकता है, एक्स ए हटा सकता है और एक्स ए हटा करके दो इक्वेशन और बना देगा। इस तरीके से टोटल इक्वेशन कितनी बन जाएगी बच्चों? 4 बन जाएगी। आई होप सो तुम लोगों को कुछ कुछ बात समझ में आई होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4 इक्वेशन कैसे बन रही है, ठीक है। दो इक्वेशन कैसे जो अभी बनाई है, दो इक्वेशन और हम बना सकते हैं और इसके आधार पर फिर एग्जामिनर हमको सवाल दे सकता है जो कि अच्छा सवाल हो सकता है, ठीक है। यहां तक सब लोग कंफर्टेबल हैं, सबको चीज समझ में आ गई कैसे हमको वेपर प्रेशर दो लिक्विड का निकालना है, मिक्सेबल लिक्विड का निकालना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ये भी तो कर सकता था बेटा, मैं यहाँ पर लिखता पीटी इज इक्वल्स टू, इधर से लेता, इधर लिखता पी ए नॉट एक्स ए प्लस इसकी जगह एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी भी तो लिख सकता था और यहाँ पर लिख देता पी बी नॉट एक्स बी।
तो इक्वेशन क्या आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है पीए नॉट माइनस पीए नॉट एक्स बी प्लस पीबी नॉट एक्स बी। अब दो इक्वेशन यहाँ पे डिराइव हो सकती है। अब टोटल इक्वेशन 4 हो गई बेटा। ये हो जाता है पीए नॉट माइनस एक्स बी को बाहर निकाल लो, मान लो यदि एक्स बी को मैंने बाहर निकाला तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पीए नॉट माइनस पीबी नॉट। चेक, मैथमेटिकली सही, अंदर जाएगा माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। या मैं पीटी बराबर लिख सकता था पीए नॉट प्लस एक्स बी, और मेरे को माइनस साइन के साथ कौन चाहिए, पीए नॉट चाहिए, और ये प्लस लिखा हुआ है तो मैं लिखता पीबी नॉट माइनस पीए नॉट। आई होप सो सब लोग को बात समझ में आ गई होगी 4 इक्वेशन कैसे हम बना सकते हैं। हाँ ना बोलना पड़ेगा, जल्दी से बोल दोगे तो अच्छा रहेगा। या चारों इक्वेशन सबको क्लियर है कि कैसे हम 4 इक्वेशन बना सकते हैं? ठीक है ना, आसान बात है, 4 इक्वेशन आसानी से बन सकती है ना। इसके लिए हम ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन नीट में उतना ज्यादा आता नहीं है, तो अपन ज्यादा परेशान ना हो। वैसे आप सोचो तो ये y हो गया, ये mx हो गया और ये c हो गया, है ना। तो यदि ग्राफ बनाओ तो बहुत आसानी से बना सकते हो। y एक्सिस पे pt लिख दो, और यहाँ वेरिएबल क्या है, x भी वेरिएबल है, और ये c इंटरसेप्ट है और ये स्लोप है। तो ग्राफ कुछ यूं बन जाएगा। सो इंटरसेप्ट क्या हो गया, ये हो गया आपके पास पी ए नॉट इंटरसेप्ट हो गया, और टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, टेन थीटा विल बी इक्वल टू पीबी नॉट माइनस पीए नॉट। तो ग्राफ के आधार पे भी सवाल आ सकता है कभी भी एग्जाम में। एक बार मेंस में सवाल आ चुका है इस पर, और मेंस में सवाल कुछ किस तरीके से था मैं आपको बोलूं। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज 6 प्लस 1.5 XB, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज 6 प्लस 1.5 XB, है ना। उसने बोला था वेपर प्रेशर है 6 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब P टोटल इज इक्वल टू 6 प्लस 1.5 XB। अब पी ए नॉट पीबी नॉट शायद कुछ पूछा होगा, या जो भी पूछा हो वो अपन निकाल सकते हैं। चेक करें कि कैसे निकाल सकते हैं। एक बात आप सोचो, पीटी एक्स भी है ना, प्लस साइन के साथ एक्स भी है, कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है? 4 इक्वेशन है मेरे पास, 1 2 अब 3 और 4, कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है, कोई बता सकता है? वो वाली इक्वेशन से इन 4 में से कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है? चौथी इक्वेशन मैच कर रही है, एकदम सही देखा आपने। तो पीटी बराबर पी ए नॉट, तो इसका मतलब 6 बराबर पी ए नॉट हो गया। बोलो हाउ, 6 बराबर पी ए नॉट हो गया, और एक्स भी वो रहा, ये 1.5 है, तो पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पी बी नॉट इज इक्वल टू 7.5? आना बोलना पड़ेगा। पीबी नॉट इज इक्वल टू 7.5, क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्लियर थी बात? तो इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक बार जब मेंस हुआ था तो इस टाइप का सवाल कुछ आया था। इन 4 इक्वेशन से कंपेयर करके हम इस टाइप का सवाल निकाल सकते हैं। यदि आप कंफर्टेबल तो मैं आगे बढ़ जाऊं, इसमें और पे करने की जरूरत तो नहीं है। ये 4 इक्वेशन हमने किस पे बनाई, जब दो चीजें आपने मिक्स की और दोनों ही चीजें जो थी आपस में सॉल्युबल थी, दोनों ही चीजें आपस में सॉल्युबल थी। यदि बेटा दोनों चीजें आपस में सॉल्युबल ना हो तो फिर पीटी बराबर पीए नॉट प्लस पीबी नॉट होता है। क्या तुम लोगों ने सुना मेरी बात को? यदि मान लो दोनों चीजें, वो आएगा नहीं एग्जाम में, वो एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन नॉन मिसेबल के लिए यदि कोई आपसे पूछ ले कि नॉन मिसेबल है लिक्विड दो, तो उसके लिए वेपर प्रेशर क्या होगा? यदि दो लिक्विड को आपस में मिलाया गया है तो फिर वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है पीए नॉट प्लस पीबी नॉट। वो आपको डायरेक्टली लिख देना है। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे पढ़ाता हूँ आपको। मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, क्या मैं इसको मिटा दूं? आप लोग यदि बोले तो मैं इसको मिटा देता हूँ जल्दी से फटाफट। एक ही घंटा है हमारे पास, है ना, और हमें 1 घंटे के अंदर पूरा पढ़ना है, क्योंकि कितना डिटेल इसका मैं बहुत आपको पढ़ा सकता हूँ, है ना, बट वो एग्जाम में आता नहीं, इसलिए हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि आप पहली बार नहीं सीख रहे हैं उसको, कई बार सीख चुके हो, आप सिर्फ एग्जाम के लिए आप रिवाइज कर रहे हो। ठीक, ये मेनली इस साल के एग्जाम को याद रखते हुए मैं आपके लिए लेक्चर्स कर रहा हूँ रिकॉर्ड, है ना, जिससे आप इस साल आपको इसका फायदा मिल जाए। ठीक, चलो भाई, इसके बाद में हम आते हैं एक और चीज पे। अभी हमने राउट लॉ देखा, किसके लिए? अभी हमने राउट लॉ देखा तब जबकि दो लिक्विड, 3 चीजों में राउट लॉ हमको देखना चाहिए। 3 चीजें क्या क्या होती हैं जिनमें राउट लॉ देखना चाहिए? वेपर प्रेशर हम नाप रहे हैं, पहली चीज। दो लिक्विड जो आपस में मिक्सेबल है, दूसरी बात, दो लिक्विड जो आपस में मिक्सेबल नहीं है, तीसरी बात, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया गया। इन 3 हेडिंग्स में हमको राउट लॉ से वेपर प्रेशर निकालना आना चाहिए। क्या सभी बच्चों ने तीनों हेडिंग सुन ली है? 3 हेडिंग क्या क्या है बच्चे? पहली बात, लिक्विड मिक्स हो रहा है, दूसरी बात, लिक्विड मिक्स नहीं हो रहा है, तीसरी बात, ऐसी चीज आपस में मिलाई जा रही है जो कि नॉन वॉलेटाइल है। पहली बात, पी टोटल
बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। कब? बोथ वॉलेटाइल एंड मिक्सेबल, बोथ वॉलेटाइल एंड मिक्सेबल। दूसरी बात, P टोटल बराबर PA नॉट प्लस PB नॉट, बोथ वॉलेटाइल इमिसेबल, बोथ वॉलेटाइल इमिसेबल। क्लियर है? अब तीसरी बात, इसको अभी याद कर लो, इसका कंसेप्ट समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन याद कर लो, चल जाएगा काम। ठीक, अब तीसरी बात, PT बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। सपोज B is non-volatile, suppose B is non-volatile। यदि B बेटा नॉन वॉलेटाइल हुआ तो क्या ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा? आना बोलना पड़ेगा यार। जब B नॉन वॉलेटाइल होगा तो PB नॉट जीरो हो जाएगा। नॉन वॉलेटाइल मतलब वेपर बनाते ही नहीं है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ PT बराबर PA नॉट XA हो जाएगा बेटा। आना बोलना पड़ेगा, ये हो जाएगा PT बाई PA नॉट इंटू XA हो जाएगा। तो ये कब लगाएंगे हम? ये तब लगाएंगे जब एक चीज नॉन वॉलेटाइल होगी। आई सपोज दैट सबको बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। इसको हम और डिटेल में विजिट करेंगे, लेकिन उसके पहले इसको मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में भी आना है वो। अब मैं आपको बताऊं कि एक चीज होता है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टन्स लॉ एंड राउल्ट लॉ। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ, है ना बेटा। क्या होता है कि मान लो आपके पास में लिक्विड प्रेजेंट है, नीचे लिक्विड है, ऊपर गैस है। मैंने चार भाग में इसको बांट दिया है जिससे आपको सुविधा रहे और आपको चीजें समझ में आए। मिक्सेबल लिक्विड है दोनों, तो ए के द्वारा जो वेपर प्रेशर होगा PA नॉट XB होगा और बी के द्वारा जो होगा PB नॉट XB होगा, और जो P टोटल होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा, विल बी इक्वल टू P टोटल। दिस इज सेड बाय राउल्ट्स लॉ। बोलो हो, दिस इज सेड बाय राउल्ट्स लॉ। P टोटल बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। सबको समझ में आया? सबको चमका? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। दिस इज ड्यू टू राउल्ट्स लॉ। अब मान लो मैं इसी को देख रहा हूं किसके द्वारा? डेल्टन्स लॉ के द्वारा। तो डेल्टन्स लॉ में ये पता है क्या होता है? YA PT प्लस YB PT इज इक्वल टू P टोटल। और एक बात बोलता हूं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। सवाल ये है PA नॉट क्या है? प्योर ए का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। अब ये तो नहीं लिखू PB नॉट XB क्या है, वो तो आप समझ जाओगे क्या है। YA क्या है? Y है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। P टोटल क्या है? P टोटल है, सिंपल सी बात है, करेक्ट है बेटा। इनके द्वारा हम सारा रिलेशनशिप निकाल सकते हैं राउल्ट लॉ और डेल्टन लॉ का। अब ये सवाल कैसे बनेगा? ये सवाल ऐसे बनेगा कि एक दो लिक्विड को मिक्स किया गया, लिक्विड के अंदर एक के मोल 3 थे, एक के मोल 5 थे, एक का PA नॉट इतना था, PB नॉट इतना था। तो बताओ जो उसका वेपर बनेगा, उस वेपर के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा A और B का, वो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? क्या तुमको चमका कुछ के नहीं चमका? क्या बात समझ में आई? क्या हो रहा है? हमारे पास लिक्विड है, दो चीजों को मिक्स करके बनाया है, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, वो ऊपर जाएंगे। जब वो ऊपर जाएंगे तो जब वो वेपर में जाएंगे तो वेपर के अंदर कंपोजिशन क्या होगा, ये सब सवाल आते हैं इससे। ठीक, मैं यदि एक छोटा सा सवाल आपके लिए इससे क्रिएट कर दूं, तो पहले आप इसको जरा जल्दी से टोपना चाहो तो टोप सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप टोपना चाहो तो इसको टोप सकते हो। क्या सबको समझ में आ रहा है ना जो जो चल रहा है? डेल्टन लॉ राउल्ट लॉ का रिलेशनशिप सबको क्लियर है ना, कैसे हमको निकालना है ना। सवाल कैसे हो सकता है? सवाल यूं बना सकता है, इधर लिया, ये कर दिया, ठीक है। उसने कह दिया, उसने बोला भाई ये लिक्विड ए है, PA नॉट की वैल्यू उसने बोल दी आपसे 100 और PB नॉट की आपसे वैल्यू बोल दी मान लो 300 mmHg। ठीक, इसका मोल दे दिया 1 और इसका मोल दे दिया 3। ठीक, अब वो आपसे जानना चाहेगा बताओ वेपर में, वेपर जब बनेगा इसका, जब इसका वेपर बनेगा तो बताओ कि YA की वैल्यू क्या होगी, YB की वैल्यू क्या होगी? क्या हम निकाल सकते हैं? यदि मान लो इनके बीच में इक्विलिब्रियम है
तो बताओ YA की वैल्यू क्या होगी, YB की वैल्यू क्या होगी। क्या PA नॉट XA बराबर YA PT होता है बेटा। पी टोटल की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 1/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 100 एंड 3/4 इंटू 300 जो वैल्यू आ जाए पी टोटल की हो जाएगी। आना बोलना पड़ेगा जिससे कि मैं जल्दी पढ़ा पाऊँ। क्या मैं बोल सकता हूँ 1/4 इंटू 100 प्लस 3/4 इंटू 300 दैट इज पी टोटल। पी टोटल की मेरे पास वैल्यू आ गई, मैं लिख सकता हूँ PA नॉट XA इज इक्वल्स टू YA PT। PT की वैल्यू मेरे को पता है, YA की वैल्यू पता लगानी है, PA नॉट की वैल्यू पता है, XA की वैल्यू पता है, क्या पता लग सकती है बेटा। वैसा ही उस तरफ भी हो सकता है, तो ये सवाल मेरे से आसानी से मुझसे निकल सकता है। ठीक है बेटा, क्या सबको बात क्लियर है। ये लिख दूंगा PA नॉट 100 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू पी टोटल, जो कि आएगा 100 इंटू 1/4 प्लस 300 इंटू 3/4, वो पी टोटल आ जाएगा। YA की वैल्यू में निकाल लूंगा, और YB की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस YA कर दूंगा, YB की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से डेल्टन लॉ और राउट लॉ के बीच का संबंध भी खत्म हुआ। ठीक है बेटा, हो गया, कोई दिक्कत। राउट लॉ डेल्टन लॉ दोनों क्लियर है। पहली बात क्या समझाई, पहली बात मैंने आपको समझाई, दो लिक्विड को आपस में मिक्स किया गया और दोनों वोलेटाइल थे। दूसरी बात क्या समझाई, दो लिक्विड को मिक्स किया गया, दोनों वोलेटाइल थे लेकिन मिक्स नहीं हुए, नॉन मिक्सेबल थे। तीसरी बात क्या समझाई, एक कंपोनेंट ऐसा डाला जो कि नॉन वोलेटाइल था। अब चौथी बात मैंने आपको क्या समझाई, डेल्टन लॉ और राउट लॉ के बीच में क्या संबंध है वो हमको इससे आ जाएगा। PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB इज इक्वल्स टू P टोटल, PA नॉट XA इज इक्वल्स टू YA PT एंड PB नॉट XB इज इक्वल्स टू YB PT। इससे आपका हर सवाल जो है डेल्टन लॉ और राउट लॉ के कॉम्बिनेशन का आ जाएगा। चलो अब मैं इसको मिटाता हूं और आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूं। ठीक है बेटा, अब जहां तक ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सवाल है, यदि इसको देखा जाए तो चार टाइप की होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, नंबर, या मोर प्रिसाइसली बोलूं तो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, अच्छा उससे पहले एक चीज और भी आपको बतानी थी मेरे को, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन भी करके एक टॉपिक है। आइडियल सोल्यूशन कौन से होते हैं यदि देखा जाए तो, आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो हर कंसंट्रेशन पर, जो आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउट लॉ को फॉलो करते हैं। हर कंसंट्रेशन ना बोलें, ये बोलें कि ऐसे सोल्यूशन जो राउट लॉ को फॉलो करते हैं वो होते हैं आइडियल सोल्यूशन। मतलब आइडियल सोल्यूशन का, और पहले होते हैं आइडियल और एक होते हैं नॉन आइडियल। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो राउट लॉ को फॉलो नहीं करते। उनमें दो कैटेगरी आती है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन आता है। याद है सब लोगों को, उनमें दो कैटेगरी आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो पहला होता है आइडियल सोल्यूशन। जो आइडियल सोल्यूशन होता है उसमें टी टोटल बराबर होता है PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। उसमें डेल्टा V की वैल्यू 0 होती है। दो लिक्विड को मिक्स किया गया तो डेल्टा V की वैल्यू 0 आएगी, मतलब V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मिक्सिंग पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा H की वैल्यू 0 आ जाएगी, डेल्टा H की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो डेल्टा V 0, डेल्टा H भी 0। ठीक है, डेल्टा S की वैल्यू बोलूं तो वो पॉजिटिव आएगी, डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि आपने क्या किया, अब वो मत बोल देना 0 आएगी, है ना, क्योंकि आपने क्या किया, आपने दो चीजों को आपस में मिक्स किया है। जब दो चीजों को आपस में मिक्स करोगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी घट जाएगी, है ना, बोलना पड़ेगा। दो चीजों को आपस में मिक्स करोगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी घट जाएगी, है ना। तो डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और क्या उनकी जो मिक्सिंग हुई है वो नेचुरली हुई है, अपने आप हुई है, क्या आपने करवाई है, स्पॉन्टेनियसली हुई है, तो डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आएगी। एक बच्चा इसमें खूब गलती कर सकता है आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, कौन से सोल्यूशन आइडियल होते हैं उसके एग्जांपल आपको एनसीईआरटी से देख लेने हैं। ठीक है ना। अब आता है सोल्यूशन जिनमें की नॉन आइडियल सोल्यूशन आते हैं। अब जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन वो दो टाइप के होते हैं बेटा। वो दो टाइप के कौन से होंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन वाले और दूसरे नेगेटिव डेविएशन वाले। आप बताओ बेटा कौन से वाले ज्यादा कॉमन होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन ज्यादा कॉमन होता है, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन तब होता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं। दो चीजें तब ज्यादा मिलती हैं बेटा जब उनके बीच अट्रैक्शन होगा, यदि उनके बीच कम अट्रैक्शन है तो वो नहीं मिलेंगी, है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है बेटा, वॉल्यूम थोड़ा सा
बढ़ जाता है। V1 प्लस V2 से ज्यादा उनका कंबाइंड वॉल्यूम होता है क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। डेल्टा H की वैल्यू ऐसा सोल्यूशन बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो पॉजिटिव आ जाएगी। डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी बेटा, वो पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि भाई मिक्स हुआ है तो पॉजिटिव होगी। डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि भाई सोल्यूशन बना तो है, सोल्यूशन बना तो है, समझ रहे हो बात को। हाँ चलो अब इधर आ जाओ बेटा, डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव होगी, डेल्टा H की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव होगी और डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होगी। कहने का मतलब ये तीनों में एक ही आती है, ठीक है बेटा, इनमें फर्क आता है, ठीक है ना। डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा V नेगेटिव, क्लियर है बात। तो इस तरीके से जो है आपको ये ग्राफ्स के बारे में थोड़ा बहुत, इनमें ग्राफ व्राफ भी कोई बना सकता है, आपको ऐसे कर सकता है, यूं दे दे, यूं दे दे, बोल दिया एक यूं बन गया। अब ये लाइन किसकी है, उसने बोला ये लाइन है ए की, एंड ए इज, यदि ये वेपर प्रेशर है और ये कंपोजिशन है, ये इधर बन रहा है और ये थोड़ा ऊपर बन रहा है मान लो, तो ये बी है, तो बी इज मोर वोलेटाइल देन ए। और ये जो होगा, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, यूं हो गया, तो ये जो होगा इस समय सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर है, तो इसको बोल देंगे पीबी नॉट। मैं इसको भी समझा सकता हूँ लेकिन एग्जाम में आता नहीं है, तो मैं इसलिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इसमें ज्यादा जा नहीं रहा हूँ। बहरहाल ग्राफ कुछ आपको इस तरह का देता है दिखाई, ठीक है बेटा। जब यही पॉजिटिव डेविएशन होगा तो वेपर प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। यही जब नेगेटिव डेविएशन आएगा तो वेपर प्रेशर गिरा हुआ होगा, तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा और ये भी नीचे जाएगा। क्या तुम लोग को याद आ गया मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ गया ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। मैं अभी आइडियल डायग्राम नहीं बना सकता, नहीं तो खत्म नहीं कर पाऊंगा उसको, है ना। तो ये था बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिएशन। प्लीज एनसीईआरटी से इसका एग्जांपल देख लेना, एग्जाम में टपकेगा तो एनसीईआरटी वाले टपकेगा, ठीक है ना। तो प्लीज डू सी द एग्जांपल्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। अब मैं चलता हूँ नए टॉपिक पे जिसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। तो लेट्स मूव ऑन टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि नंबर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ solvent particles as such, it depends upon the number of the solute particles, it does not depend upon the nature of the solute particle, है ना। it does not depend, it only depends upon the number of the solute particles, ठीक है। कौन कौन सी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है कौन सी, नंबर 1 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। नंबर 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और नंबर 3 होती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और नंबर 4 होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या सबको याद है बेटा, क्या सबको याद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो इसके बाद एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी एक पॉइंट आता है ना। तो लेट मी टेक ऑन सबसे पहला वाला, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेरिवेशन में नहीं करूंगा बेटा, उसमें बहुत समय जाएगा और उससे हमें कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। मैं तो आपको शॉर्ट में स्वीट में जल्दी से जल्दी करा रहा हूं, ठीक है। अब देखो समझना मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सुनो भाई, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये बराबर होता है N अपॉन N प्लस N के, जो कि बराबर होता है W बाई M अपॉन W बाई M प्लस कैपिटल W बाई कैपिटल M। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और आपको पता है ये है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट है बेटा, दिस इज देयर। और ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये वाले फॉर्मूले का सिर्फ तभी आप प्रयोग करना, N अपॉन N प्लस N दिया वाला, जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको एग्जाम्पल में दिया हो, मतलब क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दी हो, तभी प्रयोग करना, वरना इसको आप अवॉइड करना, है ना। वरना आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, P नॉट माइनस P अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n बाई कैपिटल N। इसमें कोई चीज मैंने एलिमिनेट नहीं की है, इसी डेरिवेशन से डेरिवेशन निकाला है, अंतर से दिखता है, P नॉट की जगह P आ गया। ये P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है N बाई N है, ये सॉल्यूट पार्टिकल है और ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट के मोल है और ये सॉल्वेंट के मोल है, तो ये आ जाएगा
W बाई एम इंटू एम बाई डब्ल्यू। ज्यादातर जगह पे ये वाला फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, ये वाले फॉर्मूले को अवॉइड करना है जब तक कि वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू ना दे दे, क्योंकि वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है। अब एक टर्म होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, होता है पी नॉट माइनस पी इज इक्वल्स टू, ऑफ कोर्स यही वाला पी नॉट माइनस पी, उधर से ही ले सकते हैं अपन, एन बाई एन इंटू पी। अब ये जो टर्म है दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इन फॉर्मूलों के साथ आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कोई भी सवाल निकाल सकते हो। आई होप सो कि आप इसके सवालों को कर पाओगे। बोलो बेटा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कोई भी सवाल आप इसके रास्ते कर सकते हो। लेट मी चेक दैट। जैसे कि आपको किसी ने बोल दिया कि ये फ्रीजिंग पॉइंट ड्यूजिंग पॉइंट के सवाल हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कोई सा सवाल मुझे दिख जाए जो एग्जाम में आया हो तो, नहीं दिख रहा है बेटा एग्जाम में आया हुआ सवाल तो। हाँ ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट वाला है, ये तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के ज्यादा सवाल है। खैर आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बेटा, वैल्यू वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जैसे वो बोल रहे कि यार मेरे पास में चीनी थी, मैंने चीनी को मिला दिया पानी के अंदर, है ना, मैंने चीनी को मिला दिया पानी के अंदर, चीनी का वेट दे दिया, पानी का वेट दे दिया, प्योर प्योर उसका पानी का वेपर प्रेशर दे दिया और पी सोल्यूशन पूछ लिया, निकाल दोगे ना। या ऐसा कर दे एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को अंदर मिलाया गया, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को अंदर मिलाया गया है, 20 ग्राम मिलाया गया, बेंजीन के अंदर मिलाया गया, 80 ग्राम बेंजीन के अंदर मिलाया गया, और जो वेपर प्रेशर था प्योर बेंजीन का इतना था, सोल्यूशन का उतना था, तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो कर लोगे ना। तो वो वाला सवाल इधर से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला, ठीक। अब सुना आप मेरी बात को ध्यान से। चलो उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है, दूसरी चीज है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो कि होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी। व्हाट? स्मॉल एम मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? डब्ल्यू बाई एम इनटू 1000 बाई कैपिटल डब्ल्यू। और यहाँ पे जो केबी है, ये केबी बराबर होता है आर टीबी स्क्वायर अपॉन आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 एलबी। ये होता है आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 एलबी, ठीक है। आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 एलबी। ये 1000 लव तो सबको याद रहता है, नीचे लिखा 1000 लव, आर टीबी स्क्वायर। इसको आप किसी और तरीके से याद कर लो, टीबी भी याद रहेगा, टीबी का स्क्वायर और आर टीबी स्क्वायर। क्लियर है बेटा इतनी बात? ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अब जो एलवी होता है वो क्या होता है, इसको लिखो आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000। एलवी होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि क्या होता है? डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई मॉलिक्यूलर वेट, है ना, ऑफ दी, ये सॉल्वेंट के लिए होता है तो ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दी सॉल्वेंट होता है। सो दिस इज आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दी सॉल्वेंट। सो आर टीबी स्क्वायर एम अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन। समझ ला। मान लो इसकी वैल्यू मैं किस में ले लूं? कैलोरी में ले लूं, तो इसकी वैल्यू यदि कैलोरी में ली तो 2 होगी, तो ये हो जाएगा 0.002 टीबी स्क्वायर अपॉन लव, दैट इज इक्वल्स टू केबी। क्या सबको याद रह जाएगा? क्या सबको याद रह जाएगा? ये फॉर्मूला सबको याद रह जाएगा? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? दिस इज डेल्टा टीबी, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कितना चेंज आया बॉइलिंग पॉइंट, कितना बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ऐसा है, ठीक है ना। क्यों बढ़ जाता है अब उसके डिटेल्स में अगेन मैं नहीं जा रहा हूं, मेरे पास उसका समय नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलो मिटा दूं मैं इसको बेटा फास्ट फास्ट। ओके। अब दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी भी बताई, क्या सबको याद भी हो गया फॉर्मूला? पी नॉट माइनस पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस n। फिर छोटा फॉर्मूला चाहिए तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू स्मॉल n बाई कैपिटल N। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या हुआ? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा चलो ओके। अब देखो बेटा
जैसे डेल्टा टी भी था वैसे ही डेल्टा टी एफ आ जाएगा. डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ इंटू एम, वेयर दिस इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, के भी था इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, या एलिवेशन कांस्टेंट, और ये डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा. सो दिस इज डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम, वेयर दिस इज मोलैलिटी, और के एफ की वैल्यू आप समझ गए होंगे, के एफ विल बी इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर की जगह टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी की जगह एल एफ आ जाएगा, वी की जगह एफ आ जाएगा. समझ लो. अब इधर क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर टी एफ स्क्वायर इनटू एम, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन 1000 डेल्टा एच फ्यूजन. करेक्ट है बेटा, डेल्टा एच फ्यूजन बाई एम. ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं. या के एफ बराबर क्या लिख सकता हूँ, कैलोरी में पुट करो तो दिस बिकम्स 0.002 टी एफ स्क्वायर अपॉन एल एफ, ये हो जाएगा. ठीक, तो ये किसका हो गया, डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. अब आखिरी चीज आती है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर. चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो कि होता है CRT, वेयर C इज कंसंट्रेशन, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन. करेक्ट है बेटा, ये कंसंट्रेशन हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया, एंड दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन. करेक्ट है, आ रहा है सबको समझ में. कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी होती है W/m into 1000 by V, RT आप लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू पाई. एक कंसेप्ट होता है जिसमें बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. जानते हो क्या होते हैं, पाई 1 बराबर पाई 2. दो सॉल्यूशन को आइसोटोनिक होने के लिए उनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होने चाहिए. उनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ ना बोलना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू CRT, पाई 1 बराबर पाई 2. करेक्ट है. अब यदि मान ले बेटा इसकी वैल्यू लिख दो तो C1RT इज इक्वल्स टू C2RT, RT ने मारा RT को, तो C1 बराबर C2. तो आइसोटोनिक में C1 बराबर C2 हो भी सकता है यदि टेम्परेचर T1 बराबर T2 था, लेकिन प्राइमरी कंडीशन आइसोटोनिक की होती है पाई 1 बराबर पाई 2. क्या कुछ सवाल समझ में आया तुम लोग, क्या बोला मैंने, क्या सबको समझ में आया. जैसे कि मान लो कोई ऐसा एक सोल्यूशन ले लो, ठीक है ना, और बोल दे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो आप उससे क्या पूछोगे, आप उससे पूछोगे भाई एक बता दे सॉल्यूट का मास कितना है, तो उसने बोला सॉल्यूट 6 ग्राम है. बोले सॉल्यूट है कौन सा, तो उसने बोला सॉल्यूट यूरिया है. बोले बहुत बढ़िया. बोले सॉल्यूशन का वॉल्यूम बता सकते हो, उसने बोला 100 ml. बोले बहुत बढ़िया. ये मोलैरिटी आ गई, बोलो हो, ये मोलैरिटी आ गई, इसमें RT का मल्टीप्लाई कर देना, टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा, क्या आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हो, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार. क्लियर थी बात सब लोगों को, क्लियर 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 क्लियर, ओके डन. मान लो बेटा किसी ने ऐसे ले लिया, ऐसे लेकर के इसके अंदर दो सॉल्यूट डाल दिए, इसके अंदर दो सॉल्यूट डाल दिए, इसके अंदर क्या किया उसने, दो सॉल्यूट डाल दिए, और ये पूछा कि इसका टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो पाई 1 प्लस पाई 2 बराबर पाई. तो मैं क्या निकाल दूं, पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई 1 प्लस पाई 2. तो पाई 1 क्या हो जाएगा C1RT, और पाई 2 क्या हो जाएगा C2RT. हाँ ना बोलना पड़ेगा. पाई 1 बराबर C1RT और पाई 2 बराबर क्या होगा C2RT. एक ही सोल्यूशन है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, C1 लिखूंगा N बाई वॉल्यूम इन लीटर्स RT, ये N1 हो जाएगा, प्लस N2 RT बाई वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों में कॉमन होगा, तो इस तरीके से आ जाएगा. N1 की वैल्यू पुट करनी है तो W/m पुट कर देना, ये W2/m2 पुट कर देना. इस तरीके से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी अलग कैलकुलेट हो जाएगा. आई होप सो ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कंसेप्ट भी आपको आ गया थोड़ा थोड़ा समझ में. बोलो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर है तुम लोगों को, क्या क्या बात करी हमने अब तक. ऑस्मोटिक प्रेशर बात हो गई हमारी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बात हो गई, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बात हो गई, और हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बात हो गई. अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आप सुनना. अब मैं आपको बताने वाला हूं वो है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कौन सा बेटा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. वो भी आप सुनो फटाफट झटापट, है ना. क्विक रिवीजन. एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है बेटा क्वेश्चन आंसर्स के लिए, है ना, और आपका मामला खत्म हो जाएगा. आज आप चाहो तो इन्हीं को रख करके अपना रिवीजन कर सकते हो. कौन सा वाला सवाल, अब आप चाहो तो एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर सकते हो, और देखो क्या इतना लिखने के बाद एक्सरसाइज 2 सॉल्व हो सकती है क्या. सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट एक्सरसाइज 2 के हमने डिस्कस कर लिए हैं, और थोड़ा सा यदि पढ़ के आओगे तो आपको और अच्छा लगेगा. आपको लगेगा हाँ यार बहुत जल्दी रिवीजन हो गया मेरा, है ना. आप चाहो भी तो इतना तेजी से रिवीजन खुद नहीं कर सकते,
हाँ, 12th के बच्चों को यदि ये है कि उनको डिटेल में पढ़ना है इसको, तो आपको थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा। जब मैं किसी बैच में इसको लूंगा तब मैं इस पे 10-11 लेक्चर पका दूंगा आपको। पर आखिरकार जब एग्जाम देने जाओगे तो यही वाला काम आएगा। चलो बेटा आगे की बात करते हैं। हाँ, एक बच्चे ने पूछा एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। कुछ नहीं बेटा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर अभी बताता हूँ, रुक जाए ना, पहले कंटिन्यूटी मेरी ब्रेक हो जाएगी। सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है हमको, अपन को उसकी, है ना। एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसको अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना, वो होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। जनरली एजियोट्रोपिक मिक्सचर वहां मिलता है जहां पर की लार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन हमको प्राप्त होता है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव बॉइलिंग एजियोट्रोप, हाँ, सेम टेम्परेचर पर बॉइल होते हैं, हाँ, दोनों कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पर बॉइल होने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना मेरी बात को, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि समय नहीं है ज्यादा। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सुन भाई, तेरे को क्या करना है, वही फॉर्मूले P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू Ni अपॉन Ni प्लस N, वेयर I इज व्हाट, वेयर I इज वेंट ऑफ फैक्टर। अभी बता रहे वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ये आप लिखो P नॉट माइनस P अपॉन P इज इक्वल्स टू Ni अपॉन N, वेयर इट विल बी इक्वल टू I into W by M into M by W, करेक्ट है बेटा। ये हुआ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला। अब जब भी फॉर्मूला लिखो यही वाला लिखना, नहीं तो आई छूट जाता है जनरली, है ना। आई क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा मान लो डेल्टा टीबी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फॉर्मूला होगा आई के बी इंटू एम, वेयर आई इज वेंट ऑफ फैक्टर। Delta TF is equals to IKF into M. I is equals to ICRT, करेक्ट है, where I is vent of factor। अब I को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, I की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यदि मान लो बेटा डीकम्पोजिशन हो रहा है, यदि मान लो डीकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। मान लो किसी के पास एक चीज है, जैसे कि उसने बोल दिया CA3 PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। अब उसने बोला कि 30% डिकम्पोज हुआ, कितना डिकम्पोज हुआ, कितना डिकम्पोज हुआ, 30%, 30%, ठीक। तो तुमको क्या करना है, 30% मतलब 0.3 एक जगह लिखो, 0.7 एक जगह लिखो, 0.3 एक जगह लिखो, 0.7 एक जगह लिखो, ट्रिक समझ गए। 30% डिकम्पोज हुआ, 0.3 एक जगह लिखा, 0.7 एक जगह लिखा, बोलो बेटा ट्रिक समझ में आई। 30% और 0.3 एक जगह, 0.7 एक जगह, आ गई सबको समझ में, ठीक। ये कितने में टूटेगा, 5 में टूटेगा, इंटू 5 कर दो, दोनों को प्लस कर दो, आ गया वेंट ऑफ फैक्टर। 1.5 प्लस 0.7 इज इक्वल्स टू 2.2 इज इक्वल्स टू आई। बोलो चमका, सबको चमका। एक एग्जांपल और दूं, एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो आपके पास K4FeCN6, मान लो आपके पास K4FeCN6 है, और उसने बोला इसकी अल्फा की वैल्यू जो है, इसका अल्फा का परसेंटेज उसने बोल दिया 25% है। ये अल्फा की वैल्यू 0.25 दे सकता है, ठीक। तो तुमको दो भाग में किन में तोड़ोगे, हाँ ना बोलना पड़ेगा है। दो भाग क्या टूटेगा, क्या 0.25 और 0.75 में टूटेगा बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। ये कितने में टूटेगा, 5 में, तो क्या इसको गुणा 5 प्लस कर दोगे, आई की वैल्यू आ जाएगी। सबके लिए आई की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, सबके लिए आई की वैल्यू आई के नहीं आई, आई की वैल्यू सबके लिए आ गई। आई कैलकुलेट करना आ गया, कोई फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं लगाया आपने, बिना फॉर्मूले कैलकुलेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक। जैसे मान लो कोई बोले कैल्शियम क्लोराइड अल्फा इज इक्वल्स टू 0.7, मतलब 70% टूटा है, तो तू क्या करेगा, यहाँ पर यहाँ लिखेगा 0.7 और यहाँ पर क्या लिखेगा 0.3। ये 3 में टूटा तो इंटू 3 कर देना, प्लस 2.1 प्लस 0.3, 2.4 इज द वैल्यू ऑफ आई। सबको चमक गया, सबको चमक गया। ये था डिसोसिएशन में। अब एसोसिएशन में आई कैसे निकालेंगे वो समझना। इधर तूने मल्टीप्लाई किया था, इधर मल्टीप्लाई किया था ना, इधर मल्टीप्लाई किया था। जब एसोसिएशन होगा तो उत्ते से डिवाइड कर देना। किसी ने बोला डाइमराइज हो जाएगा तो 2 से डिवाइड कर देना, किसी ने बोला पेंटामराइज हो जाएगा तो 5 से डिवाइड कर देना। बोलो हो, बोलो हो, और आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। एक एग्जांपल करके बताऊं उसका बेटा। अब देखो, यदि किसी ने आपसे बोला कि बेंजीन का डाइमराइजेशन हो गया 50%, बेंजीन था डाइमराइज हो गया 50%, तो तू क्या करेगा, डाइमराइज हुआ 50%, 40%, तो एक तरफ 0.4 लिखेगा, एक तरफ 0.6 लिखेगा। बोलो हो, बोलो हो, एक तरफ 0.4 एक तरफ 0.6, डाइमराइज हुआ कितना 40%, डाइमर बना मतलब 2 का 1 बना, डाइमर मतलब 2 का 1 बना,
मतलब इधर डिवाइड बाई 2, 0.2, 0.6, 0.8 आ गया, खेला खत्म बाबू। 0.8 आ गया, खेला खत्म बाबू, दैट इज आई। कुछ मैंने किया, कुछ विशेष किया, कुछ नहीं किया, सारा आई आपको निकल के आ गया। इस तरह से आप आई को कैलकुलेट कर सकते हो। अब सुनो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ऐसा होता है बेटा, वो लोग कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि जैसे HgCl2 दे देगा, Ki को मिला देगा I2 में, और फिर वो जानना चाहते हैं कि आप इसमें मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको टपक सकता है, कह देगा NaCl था, है ना, NaCl था और उसमें आपको अल्फा फल्फा कुछ नहीं देगा, तो आप क्या वैल्यू लेने वाले हो? NaCl के लिए आप आई की वैल्यू लोगे ही नहीं, जबकि आई की वैल्यू, NaCl पूरा पानी में घुल जाता है नॉर्मली, है ना, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? NaCl पूरा पानी में घुल जाता है, 100% पानी में घुल जाता है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा का परसेंटेज हो जाएगा 100 और वैल्यू हो जाएगी 1। बोलो हाउ, बोलो हाउ, है ना। तो क्या हम बहुत आसानी के साथ उसको कर सकते हैं? देखो कुछ बड़े कॉमन क्वेश्चन इधर जो टपकते हैं, एक पूछेगा बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, तो आपको बोलना है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से। वो आपको बोल सकता है कि क्या बता रहा था मैं, भूल गया एक्चुअली। तुम लोगों को क्या बता रहा था बेटा, कुछ याद है तुम लोग? अभी अभी बता रहा था कुछ, आई आई हाँ, ये बोल रहा था जैसे कि वो क्या करेगा, Ki लिया और I2 को मिक्स कर दिया, तो Ki था, I2 मिक्स किया, तो Ki में जब I2 मिक्स होता है तो क्या बनता है? Ki3 बनता है, प्लस नेगेटिव, ठीक है। Ki था, I2 मिक्स हुआ, तो क्या बना? Ki3 बना। अच्छा, I2 बाहर से आया, ये कहां से आया? बाहर से आया, तो क्या नंबर ऑफ आयंस बदले? नहीं बदले, पहले भी 2 थे अब भी 2 ही हैं, K प्लस और I3 नेगेटिव, पहले भी 2 थे अब भी 2 ही। अरे बोलो हाउ। Ki सोल्यूशन में यदि I2 मिलाया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बदलेगी, लेकिन यदि I2 में बाहर से तूने Ki मिलाया तो इसका 1 मोल था, और जब ये मिक्स होगा तो क्या बन जाएगा? I3 नेगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इधर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ गए। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के बढ़ने से क्या क्या चीजें बढ़ जाएंगी? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना बेटा, जब सोल्यूट के पार्टिकल बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या होगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि लोअर ज्यादा हो जाएगा ना वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, सोल्यूट के पार्टिकल्स को डालने से। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? वो कम हो जाएगा। डेल्टा TF की वैल्यू क्या होगी? वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ बातों को हमको याद रखना है, कौन कौन सी चीजें बढ़ती है, कौन सी घटती है। अब मैं उस पर आता हूँ जरा, है ना। जैसे आपको Hg2Cl2 दे देंगे, अब बोलेगा इसके लिए यदि अल्फा की वैल्यू 1 है तो बताओ आई क्या होगा। यदि अल्फा 1 है तो पहले ये कितने में टूटता है? ये तो Hg2Cl2 जब टूटता है बच्चों, तो Hg2+++2 क्लोराइड में टूटता है, तो ये जो है ना 3 देता है, n वैल्यू इसकी 3 होती है। बोलो हो, बोलो बात समझ में आ रही सब लोग को? इस तरह से ये टूटता है, जैसे K4FeCN6 है, ठीक है ना, तो ये काय में टूट जाएगा? ये 5 में टूट जाएगा। आई होप सो सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। इनमें सवालों में ये आपसे कर सकता है, वो सवालों में आपसे ये कर सकता है कि आपसे पूछ ले बताओ आई की वैल्यू क्या है, डेल्टा TF की या डेल्टा TB की वैल्यू, उसने कुछ कुछ आपको बता दी। उसने बोला K4FeCN6 डाल दिया गया, K4FeCN6 डाल दिया गया और डेल्टा TB की वैल्यू इतनी कैलकुलेट हुई, बताओ आई की वैल्यू क्या थी। तो आप ये कैलकुलेट करोगे कितनी होनी चाहिए थी कैलकुलेट आइडियली। यदि 100% टूटता तो इतनी कैलकुलेट होती, 100% टूटता तो इतनी कैलकुलेट होती, लेकिन कम टूटा तो कैलकुलेट थोड़ी कम हुई। तो ज्यादा वैल्यू को ऊपर लिखना, कम वैल्यू को नीचे लिखना, और आपको आ जाएगा आई की वैल्यू आ जाएगी। अब डेफिनेशन देख लेना आई की क्या होती है। डेफिनेशन देख लेना आई की क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, दिस इज इक्वल्स टू आई। number of particle after dissociation upon number of particle before dissociation equals to I। molecular weight just reverse चलता है, molecular weight just reverse चलता है। तो ये था थोड़ा बहुत I के बारे में जो मैंने आपको बातें बताई हैं अभी अभी।
आई होप सो। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, और शायद टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। अब मुझे बताओ कोई चीज छूट गई है क्या बताने के लिए, या मैं सारे कंसेप्ट आपसे डिस्कस कर चुका हूं ऑलमोस्ट? आई सपोज दैट इतने कम समय में ना आपसे हर चीज इस चैप्टर की लगभग डिस्कस कर दी है। ठीक है ना बेटा, इतना पढ़ लो आप, और बाकी दो चार सवाल एक्सरसाइज 2 के कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। कंसेप्ट मैंने हर एक आपसे डिस्कस कर दिया है, आप सिर्फ एक्सरसाइज 2 के सवाल सॉल्व कर लो, और बहुत अच्छा कर पाओ तो क्या सॉल्व कर सकते हो, एनसीईआरटी, पूरा पेपर वहीं से आना आपको पता है। ठीक है ना, चलो आज के लिए विराम लेते हैं, शुभ रात्रि। और 12th के बच्चों को यदि डिटेल में पढ़ना है तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 2 करना है सॉल्व, एक्सरसाइज 2 करना है सॉल्व। ठीक है ना, टाटा बाय बाय, सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें बेटा।